मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे दो भाई थे और सबसे छोटी मेरी 10 साला बहन रुशना थी। वो बहुत खूबसूरत जापानी गुड़िया सी लगती थी। हम सब उसे गुड़िया ही कहते थे। जब मेरी शादी हुई तो वो फ्रॉक पहने बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी। सबकी नजरों का मरकज बनी हुई थी। मेरी बहन की दूधिया रंगत थी और ब्राउन बाल। 10 साल की उम्र में भी वो इतनी हसीन थी कि जो उसे देखता अपनी आंखें झपकना भूल जाता था। इसलिए देखने में 12 या 13 बरस की लगती थी, लेकिन थी बेहद मासूम। उसे दुनिया की कोई खबर ही ना थी। हम सब बहन भाइयों की लाडली थी। हमने उसे अपने हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। लेकिन मेरी शादी क्या हुई, मेरी छोटी बहन पर आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरी शादी को चंद माह ही गुजरे थे कि एक दिन मुझे अम्मी का फोन आया। कहने लगी, रुशना अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई। उस वक्त शाम हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही मैं बेहद परेशान हो गई थी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। रुशना घर के करीबी स्कूल में ही पढ़ती थी। कहाँ जा सकती थी। मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। मेरी वालदा रोए जा रही थी। मैं बेहद परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुराल में मेरे शोहर के अलावा एक देवर ही था जो अभी कॉलेज से वापस आया था। मैंने अपनी सास को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने भी मुझे वालदा के पास जाने की इजाजत दे दी। मैं अपने देवर के साथ ही रिक्शे में मेके पहुंची थी। मेरी वालदा का रो रो कर बुरा हाल था। मगरिब का अंधेरा छा चुका था। अब तो बात मोहल्ले में भी फैल चुकी थी। बहुत से मोहल्लेदार खवातीन हमारे घर मौजूद थीं। जितने मुंह उतनी बातें थीं। कोई कह रही थी कि अगवा हो गई होगी और कोई कहने लगा, आजकल कम उम्री में भी लड़कियां मोहब्बत के जाल में फंसकर घर से भाग जाती हैं, फिर निकाह नामे के साथ ही घर आती हैं। अम्मी पहले ही रोए जा रही थी। मेरे वालिद और दोनों भाई रुशना को ढूंढने गए हुए थे। हमारे घर पर तो गोया कयामत ही टूट पड़ी थी। मेरे अपने आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं दिल में रुशना के वापस लौट आने की दुआएं कर रही थी। रात का अंधेरा छा चुका था। पड़ोसी भी घर वापस लौट चुके थे। मेरे वालिद और भाई भी थक हार कर वापस आ चुके थे। गर्दन झुकाए बैठे थे। मैंने कहा कि हमें पुलिस से मदद लेनी चाहिए। मेरी बात पर भाई कहने लगा कि हम पुलिस के पास गए थे। उनका कहना है कि अक्सर लड़कियां खुद घरों से भाग जाती हैं, निकाह कर लेती हैं, दौड़े हम पुलिस वालों की लग जाती हैं। मैंने कहा कि वो पुलिस वाला क्या पागल है। रुशना तो अब भी सिर्फ 10 साल की है। मेरी बात सुनकर मेरा दूसरा भाई गुस्से से कहने लगा, आजकल उम्र की कैद नहीं होती। हमने खुद स्कूल के कैमरे में देखा है कि स्कूल से कुछ दूर फासले पर एक बाइक खड़ी थी। वो खुद एक बाइक वाले के साथ बैठी थी, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहाँ कैमरे की आखिरी हद थी, इसलिए ठीक से कुछ भी निशानदेही नहीं हो रही थी कि वो किसके साथ गई थी। लेकिन ये सबने देखा है कि वो अपनी मर्जी से एक बाइक पर बैठकर गई थी। इस खबर ने तो एक तूफान सा बर्पा कर दिया था। सबको लग रहा था कि रुशना खुद किसी लड़के के साथ बैठी देखी गई है, इसलिए घर से भाग गई है। लेकिन मेरा इस बात पर दिल नहीं मान रहा था। वो तो बेहद मासूम सी थी। उसने तो आज तक मुझसे कभी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। बस 10-11 साला बच्ची ऐसे कैसे कर सकती थी। हम सब की वो रात करबनाक गुजरी थी। एक रात ही काफी होती है एक लड़की की बदनामी का सबब बनने के लिए, चाहे वो उम्र के जिस हिस्से में मर्जी हो। रात भर मेरे शोहर के भी मुझे फोन आते रहे। कहने लगे कि वो जब ऑफिस से लौटकर आए हैं, बुखार में मुब्तला हैं, इसलिए मेरे पास नहीं आ सके। लेकिन वो मुझसे बार बार गुड़िया का पूछ रहे थे कि वो घर पहुंची कि नहीं। सुबह होते ही वो भी वहां पहुंच गए। उन्हें बहुत तेज बुखार था। इसके बावजूद वो मेरे भाइयों से कहने लगे कि हमें यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, अपनी बच्ची के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे बाप और भाई बस उस वीडियो को देखकर ही इस बात पर यकीन कर बैठे थे कि गुड़िया अपनी रजामंदी से किसी के साथ भागी है। मेरी वालदा के आंसू भी अब खुश्क हो गए थे। दोपहर के वक्त हमारी गली में एक शोर सा मचा था। जब बाहर निकलकर देखा तो होश ही उड़ गए थे। सामने से रुशना उजड़ी हालत में रोते हुए घर की तरफ चली आ रही थी और मोहल्ले की खवातीन उसे तरह तरह के सवालात पूछ रही थीं, लेकिन वो चुप थी। मैं भागकर अपनी बहन के पास पहुंची थी। उसे सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी।
मैं उसे घर के अंदर लाई। उसे देखकर मेरे वालिद और भाई गुस्से में आ गए। कहने लगे, ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर वापस लौटी है, इसलिए हम इसे कभी भी किसी भी सूरत अपने घर पर रहने नहीं देंगे। मेरी वालदा जो कल तक गुड़िया के लिए तड़प रही थी, उस वक्त उसे गुस्से से देख रही थी। मेरे भाई और वालिद गुड़िया को देखते ही उसके पास आए और पूछने लगे कि बता, कौन था वो मोटरसाइकिल वाला? तू क्यों उसके साथ बैठकर गई थी? अजीब बात ये थी कि वो चुप थी, कुछ नहीं बोली, और उसकी चुप ने जैसे उसे मुजरिम बना दिया था। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने भी गुड़िया से कई बार कहा कि वो सब कुछ बता दे, किसी से ना डरे, बताए कि वो मोटरसाइकिल वाला कौन था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस डरी सहमी आंसू बहाए जा रही थी। मेरे वालिद ने उसे बाजू से पकड़ा और घर से बाहर धक्का दे दिया। वो गली में जाकर गिरी थी। कहने लगे, जिसके साथ चली गई थी, जा उसी के साथ आज भी दफा हो जा हमारे घर से। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये कहकर मेरे वालिद ने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बहुत कहा कि अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? गुड़िया कहाँ जाएगी? वो कहने लगे, मैं इसे घर पर रख कर बदनामी मोल नहीं ले सकता। लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे। बेहतर है कि ये वहीं चली जाए जहाँ से ये आई है, वरना मर जाए। ना जाने ये लफ्ज मेरे बाप ने कैसे अपने मुंह से अदा किए थे। मैंने अब्बा को बहुत समझाया, भाइयों की मिन्नत समाजत की। मेरे शोहर जफर ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन न मेरे वालिद गुड़िया को घर रखने पर आमादा थे और ना ही भाई। लेकिन मैं अपनी बहन को कैसे बेआसरा छोड़ देती। मैंने जफर से कहा कि अभी मेरे घर वाले गुस्से में हैं, इसलिए हम गुड़िया को अपने घर ले जाते हैं। जब मेरे बाप भाइयों का गुस्सा ठंडा हुआ तो वापस भेज देंगे। मेरे शोहर मेरी बात पर राजी हो गए। मैं गुड़िया को अपने साथ अपने घर ले गई। मेरी सास भी सारी हकीकत से वाकिफ थी। मुझसे कहने लगी, बहू, इसे क्यों अपने घर ले आई हो? इस जैसी बेटी को पनाह देने की बजाय इसका कत्ल कर देना चाहिए। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। उम्र देखो इसकी, और काम क्या किया है। मेरी सास ने भी गुड़िया को देखकर नागवारी का ही इजहार किया था, लेकिन मेरे शोहर ने उन्हें चुप करवा दिया कि बस वो चंद दिन ही यहाँ रहेगी, फिर अपने घर चली जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ चंद दिन अब आप चुप ही रहिएगा। मेरी सास ये सुनकर मुंह बसोरे अपने कमरे में चली गई। मैंने 2 दिन गुड़िया को अपने कमरे में ही रखा। जफर अपने भाई के साथ ही रहे। मैंने गुड़िया से पूछने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन उसने लब कुशाई नहीं की। ना जाने उसे किस बात का डर था, क्या खौफ लाहक था। जब भी मैं उससे पूछती, वो रोने लगती। उसकी सफेद रंगत पीली सी पड़ जाती थी। वो अपनी मुठ्ठियां भींचने लगती, कभी अपने बाल नोचने लगती। उसकी गैर होती हालत देखकर मैं चुप हो जाती, लेकिन ये सिलसिला भी कब तक चल सकता था। चंद दिन बाद ही जफर का मूड भी बिगड़ने लगा। वो साफ लफ्जों से तो ना कहते, लेकिन जाहिर है हमारी नई नई शादी थी, कब तक वो इस बात को बर्दाश्त करते। मेरे साथ मेरी बहन ने इस कमरे में डेरे जमा लिए। मेरी सास भी बस जफर की वजह से ही चुप थी, वरना मेरी बहन को जब भी देखती नागवारी से मुंह बनाए गुजर जाती। पहले तो मैंने सोचा कि बहन को सास के कमरे में सुला दूं, लेकिन मैं जानती थी कि वो कभी भी गुड़िया को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी हुआ था, मेरी बहन के साथ तो ज्यादती हुई थी। उसकी ज़हनी हालत ठीक ना थी और मेरी सास की चुपती बातें उसे मजीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर सकती थीं। इसलिए ये सोचकर मैं परेशान थी कि गुड़िया को रखूं कहाँ। मेरे ससुराल में बस 3 ही कमरे थे। एक मेरी सास का था, एक जफर का और एक मेरे देवर जमाल का। वो 18 साला लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। उसके अलावा घर में बस एक स्टोर रूम था जहाँ घर का फालतू सामान रखा हुआ था। मैं गुड़िया को वहाँ कैसे रख सकती थी? जब से मैं उसे अपने घर लाई थी, वो पल पल मेरे साथ ही रहती थी, एक लम्हा भी मुझसे दूर होने को तैयार ना थी। मैं ये तक नहीं जानती थी कि वो अलग जगह सोने को तैयार भी होगी कि नहीं। कुछ दिन इसी शशोपंज में गुजर गए, लेकिन उसके बाद तो जफर ने एक दिन मुझसे साफ कह दिया कि अपने घर वालों से बात करो, गुड़िया कब तक यहाँ रह सकती है। मैंने अपनी अम्मा से बस चंद दिन का ही कहा था। वो रोज मुझसे पूछती हैं कि बहू की बहन अपने घर वापस कब जाएगी।
मैंने सोचा कि शायद अब्बा और भाइयों का गुस्सा कुछ कम हुआ हो। मैंने उनसे बात की गुड़िया को अपने पास बुला लें, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात अपनी वालदा से कही तो उन्होंने कहा कि जहर देकर मार डालो गुड़िया को, वरना तेरे बाप भाई उसका गला घोंट कर मार देंगे। ये कहकर अम्मी ने फोन बंद कर दिया। मैं बेहद परेशान थी कि क्या करूं, कैसे अपनी बहन को बेआसरा छोड़ूं, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। एक दिन मैंने स्टोर रूम का जायजा लिया। वो काफी छोटा सा कमरा था। मैंने अपने देवर को अपने साथ लगाया और फालतू का काट कबाड़ बाहर फेंकवा दिया। कमरे में जमीन पर ही एक बिस्तर बिछा दिया। मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि भाभी ये सब आप किसके लिए कर रही हैं। मैंने कहा कि गुड़िया अब यहीं रहेगी। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो चुप रहा, फिर कहने लगा, आप अपनी बहन को मेरा कमरा दे दे, स्टोर में मैं गुजारा कर लूंगा। जब वो अपने घर चली जाएगी तो फिर मैं उसने अभी यहीं तक बात की थी कि मेरी सिसकियां शुरू हो चुकी थी। मैं कब से जब्त बांधे हुए थी। मुझे रोता देखकर जमाल भी परेशान हो गया। मैंने कहा उसका मेरे घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं। मेरे बाप और भाई उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अगर वो वापस गई तो उसे जान से मार डालेंगे। तुम अपने कमरे में ही रहो, वरना अम्मा जी मुझे बातें सुनाएंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगा कि आप रोएं मत, जो आपको ठीक लगता है वही कर लें। मैंने स्टोर रूम को ही एक कमरे की शक्ल दे दी थी, लेकिन जब रात को मैंने गुड़िया से वहां सोने के लिए कहा तो वो रोने लगी। मेरे गले लगकर मुझे कहने लगी, आपा मुझे अकेला मत छोड़ो, वो मुझे मार डालेगा। ये पहला जुमला मैंने गुड़िया से उस शख्स के बारे में सुना था, वरना ना वो कुछ कहती थी। मैंने कहा कि कौन मार डालेगा तो वो रोने लगी, कहने लगी वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी मासूम बहन की जिंदगी को बर्बाद कर डाला है। मैंने गुड़िया को खुद से जुदा किया और उसके आंसू पूंछकर पूछने लगी। वो जैसे ही कुछ कहने लगी, जफर ऑफिस से वापस आ चुके थे। गुड़िया जफर को देखते ही चुप सी हो गई, फिर फौरन से मेरे कमरे में चली गई। जफर मुझे देखकर कहने लगे, तुमने अपने घर वालों से बात की? मैंने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो मेरी वालदा ने कहा था, और ये भी कह दिया कि गुड़िया आज के बाद स्टोर में ही रह लिया करेगी। मेरी ये बात सुनकर जफर के तने हुए चेहरे पर कुछ नरमी आई थी। कहने लगे, ये ठीक है, बल्कि मैं उसे एक कमरे की तरह ही बना देता हूँ, यहाँ एक सिंगल बेड रखवा दूंगा। वो स्टोर रूम का जायजा लेते हुए बोले। मैंने बड़ी मुश्किल से गुड़िया को स्टोर में सोने पर आमादा किया था। मैंने उससे कहा कि वो अपना कमरा अंदर से लॉक रखेगी, जब तक मैं ना कहूँ वो दरवाजा ना खोले। बड़ी मुश्किल से वो मेरी बात समझी थी, लेकिन उस वक्त बेहद खौफजदा थी, लेकिन मेरी बात मान गई। उसने स्टोर रूम में जाकर अपना कमरा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गई। जफर का मूड आज बहुत अच्छा था। मुझसे कहने लगे, वो कुछ ही दिन में स्टोर को कमरे की तरह से सेट करवा देंगे। फिर यही हुआ था। स्टोर को एक कमरे की शक्ल दे दी गई थी। गुड़िया वहीं रहने लगी थी, लेकिन रहती चुप चुप सी थी। जब भी जफर घर आते, गुड़िया की रंगत उड़ने लगती थी। वो फौरन से अपने कमरे में चली जाती थी, खाना भी वहीं खाती, कमरे से बाहर तक ना निकलती। यही रवैया उसका जमाल के लिए भी था। वो जमाल को देखकर भी अपने कमरे में चली जाती थी। मुझे लगा शायद इस हादसे ने गुड़िया के दिल में हर मर्द के लिए खौफ पैदा कर दिया है, लेकिन एक बार जो कुछ मैंने देखा वो मुझे दंग सा कर गया था। एक बार मैं सुबह देर से उठी थी क्योंकि छुट्टी का दिन था, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आई, मुझे किचन में सरगोशियों की आवाजें आने लगी थीं। जब मैं किचन में गई तो जमाल नाश्ता बना रहा था। गुड़िया भी वहीं डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। वो उसी से ही बातें कर रहा था, बल्कि उससे पूछ रहा था कि वो फ्राई अंडा खाएगी या बॉयल। गुड़िया से बहुत नरमी से बात कर रहा था, लेकिन वो डरी सहमी सी खड़ी थी। मुझे देखकर मेरे पास आ गई। जमाल ने पलटकर मुझे किचन के दरवाजे के पास देखा तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आपकी बहन को भूख लगी थी, कब से आपके कमरे के बाहर बैठी थी। मैंने कहा, भाभी संडे को देर से उठती हैं, लेकिन ये तो कुछ बोलती नहीं है। कब से पूछ रहा हूँ कि क्या नाश्ता करोगी। वो बहुत आम से अंदाज से ही बात कर रहा था, लेकिन गुड़िया मेरे साथ लगी लरज रही थी। मैंने कहा कि जमाल, तुम गुड़िया से दूर ही रहा करो। मेरी बात सुनकर जमाल ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। कहने लगा, भाभी आप मुझ पर शक कर रही हैं।
میں نے کہا کہ نہیں، لیکن اگر اماں جی نے تمہیں یوں گڑیا سے بات چیت کرتے دیکھ لیا تو میری بہن کا یہ در بھی بند ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر گڑیا کو واپس اس کے کمرے میں لے گئی، اسے کہا کہ تم یہاں بیٹھو۔ پھر میں واپس کچن میں آ گئی۔ جمال اب بھی وہیں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر اپنا ناشتہ لے کر باہر نکل گیا، لیکن نہ جانے کیسا شخص تھا، اس نے گڑیا سے بات چیت کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ جب بھی موقع دیکھتا گڑیا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا، کبھی بازار سے اس کے لیے چاکلیٹ لے آتا، وہ اسے دیکھتے ہی ڈر کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بات یہیں تک نہیں تھی، ایک دن جو بات جمال نے کھانے کے دوران ہم سب سے کہی، اسے سن کر ہم سب اپنا کھانا پینا بھی بھول گئے تھے۔ وہ اماں جی سے کہنے لگا کہ وہ گڑیا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس بات نے ایک طوفان سا کھڑا کر دیا تھا۔ میری ساس جو اب تک شاید ظفر کی وجہ سے چپ تھیں، اب پھٹ پڑی تھیں، کہنے لگی ابھی کے ابھی اس لڑکی کو باہر نکالو، اس کمینی نے نہ جانے اتنی سی عمر میں کس کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اور اب یہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ میری ساس تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی، میں تو یہ سن کر سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ جمال کو سوجی کیا تھی ایسی بات منہ سے نکالنے کی؟ شاید اس نے میری اس دن کی بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا، اسے میرا منع کرنا برا لگ گیا تھا، تبھی اس نے یہ نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سن کر گڑیا کو میری ساس دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی۔ ظفر بھی یہ سن کر بہت غصے میں تھے۔ میں نے کہا جمال یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی اور نہ ہی ہونے دوں گی۔ وہ میری بات سن کر بولا نکاح میں روشنا سے ہی کروں گا، چاہے آپ لوگ کچھ بھی کہیں، اچھا ہے کہ آپ یہ کام گھر کی چار دیواری میں ہی کر دیں، ورنہ میں اسے کورٹ میں لے جا کر کورٹ میرج کر لوں گا۔ میری ساس نے یہ سن کر جمال کے منہ پر تھپڑ دے مارا، کہنے لگی کہ کیسی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، خبردار جو اب کوئی بات کی۔ اس کے بعد جو کچھ جمال نے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا گڑیا کے ساتھ زیادتی میں نے کی تھی اور میں ہی اس کا قصوروار ہوں۔ یہ سن کر میرا سانس ہی رک گیا تھا۔ میری ساس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ظفر بھی حیران رہ گئے تھے۔ جمال شرمندگی سے نظریں جھکائے بولا مجھے وہ پہلی بار ہی دیکھنے میں اچھی لگی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ابھی کم عمر ہے، اس لیے اماں جی کبھی میری اس سے شادی نہیں کریں گی، اور ویسے بھی اماں جی کو میرے لیے اپنی بھتیجی پسند ہے، اس لیے وہ اس رشتے پر کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ پھر جتنی روشنا خوبصورت اور بھولی بھالی تھی میرے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ ان دنوں مجھ پر نہ جانے کیا بھوت سوار تھا کہ مجھے روشنا کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا، اس لیے ایک دن میں اس کے سکول سے کچھ فاصلے پر بائک لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ تمہاری آپا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ یہ سن کر وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اسے اپنے ایک دوست کے خالی مکان میں لے گیا، اسے کلور فارم سنگھا کر بے ہوش کر کے میں واپس گھر آ گیا تاکہ مجھ پر شک نہ ہو۔ پھر یہی ہوا، کچھ دیر بعد ہی بھابھی کو فون آ گیا، میں بھابھی کو لے کر ان کے میکے چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں رک کر میں واپس روشنا کے پاس چلا گیا۔ اس وقت مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اس معصوم پر ذرا ترس نہیں آیا۔ میں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ روتی رہی، مجھ سے پناہ مانگتی رہی، لیکن مجھ پر تو جیسے شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میں اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتا رہا اور پھر اسے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ اگر اس نے میرا نام لیا تو اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ چھوٹی سی تھی اس لیے ڈر گئی۔ اس کے بعد اسے اسی جگہ بند کر کے گھر آ گیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا۔ میں نے سوچا جب بڑی ہوگی تو اسی سے شادی کر لوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر والے اسے قبول ہی نہیں کریں گے۔ وہ یہاں آ گئی اور میرے لیے آزمائش بن گئی۔ میں اس سے دور نہیں رہ سکتا، بجائے اس کے کہ میں پھر سے گناہ کروں۔ آپ میرا نکاح عزت سے روشنا سے کروا دیں۔ جمال کی بے حسی سن کر میں اسے مارنے لگی۔ ظفر کا چہرہ بھی غصے سے سرخ تھا۔ میری ساس اب چپ تھی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے تم جیسے شخص سے اپنی بہن کا نکاح نہیں کرنا۔ میں تم پر کیس کر دوں گی، تمہیں جیل بھیج دوں گی۔ وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا، پھر کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بے شک آپ مجھے جیل بھیج دیں، لیکن اس سے آپ کی بہن کی عزت واپس نہیں آئے گی اور نہ ہی اسے کوئی اپنائے گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے زخم دیا ہے، اب میں ہی اسے عزت دوں گا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا۔ میری ساس بھی رونے لگی، جمال کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر دوسرے ہی دن روشنا کا نکاح جمال سے ہو گیا۔
वक्त यूं ही गुजरने लगा था, लेकिन एक दिन मुझ पर यह राज भी खुल गया। जब एक दिन मैं बाजार से लौटी थी, मेरी सास सो रही थी, मेरा देवर जमाल भी घर पर नहीं था। घर के मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास थी। मैंने दरवाजा खोला तो मुझे अपने शोहर जफर और रुशना की बातों की आवाज आने लगी। जब मैं अंदर आई तो जफर उससे कह रहे थे, मुझे बस ये बता दो कि जमाल को वो सब मालूम कैसे हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। ज्यादती तो मैंने तुम्हारे साथ की थी, तुमने उसे ये सब बताया है। उस वक्त मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। गुड़िया रो रही थी, नफी में सर हिला रही थी। जफर उससे यूं बात कर रहे थे जैसे उसे मार ही डालेंगे। जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तब मैंने पलट कर देखा तो जमाल खड़ा था। एक नजर मुझ पर डालकर आगे बढ़ गया और जफर को गुड़िया से पीछे धकेलने लगा। जफर को शायद हमारी आमद का इल्म नहीं हुआ था। जमाल को देखकर गुड़िया उसके पहलू से जा लगी थी। जमाल, मुझे इस शख्स से बचा लो। गुड़िया अब भी कांप रही थी। जमाल उसे अपने साथ लगाए बड़ी नरमी से बात कर रहा था। कहने लगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम अब मेरी इज्जत हो, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जफर की नजर जब मुझ पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए थे। मेरे बहते आंसू देखकर वो समझ गए थे कि मैं सच जान चुकी हूँ। जमाल ने निहायत गुस्से से जफर से कहा कि अगर वो अब गुड़िया के आसपास भी नजर आया तो वो खुद उसे जेल भेज देगा। ये कहकर वो गुड़िया को अपने कमरे में ले गया था। जफर मेरे सामने नजरें नहीं उठा पा रहे थे। मैं वहीं गिरती चली गई। इतना बड़ा सदमा सह जाना शायद मेरे अख्तियार में ना था। वक्त गुजर चुका था। मेरी जिंदगी जफर के साथ बस एक समझौता थी, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो मुझसे बहुत बार अपनी गलती की माफी मांग चुका था, लेकिन उसे माफ करना मेरे अख्तियार में नहीं था। मेरे देवर जमाल ने तालीम के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी कर ली थी। मुझसे कहने लगा, भाभी, आपकी बहन का असल मुजरिम मैं नहीं बल्कि आपका शोहर था। मुझे गुड़िया ने सब कुछ बता दिया था। उसके बाद मुझे गुड़िया पर बहुत तरस आया था। मैंने सारा इल्जाम खुद पर लेकर गुड़िया को अपनी बीवी बना लिया। अब आप यकीन करें, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। और हाँ, मैं बहुत जल्द रुशना को लेकर अलग हो जाऊंगा। आज मैं उसके ज़र्फ को जितना सलाम पेश करती कम था। मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ जफर जैसे कमीने लोग होते हैं, वहीं जमाल जैसे आला ज़र्फ लोग भी होते हैं।